औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ हमवतनों। आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है? ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये टेस्ट तुम्हारा है, तुम हो सॉल्व करने वाले इसके। क्यों परेशान? तो चैट देख रहा था ना, परेशान हुआ। कभी कभी कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती हैं और कभी कभी व्हाट्सएप के अंदर ना बात उस तरीके से कन्वे भी नहीं हो पा रही है, तो इट टेक्स टाइम। तो कोई अगर आपको इशू हो तो रादर देन कि हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर दें, कोई बात गुस्सा करना इज अ वेरी बैड थिंग। और ठीक है, जायज़ गुस्सा करें, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप सरेंडर कर दें खुद को अगले बंदे के हाथ से, मगर थोड़ा सा जहाँ पे आपको लगे कि कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आप स्ट्रेट अवे मुझे उसमें इन्वॉल्व करें और फिर देखिए कि भाई आपके लिए किस तरह स्टैंड लेता है। क्योंकि मेरी तरफ से हमेशा ये इंस्ट्रक्शंस होती है कि कोई भी बच्चा अगर कमिटेड है, कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी बच्चा अगर पास होने की नीयत रखता है तो उसको हर तरह से अपडेट किया जाए। और ये सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पूरे सीए नोट्स की ये कोशिश है। और सीए नोट्स आपको पता है अज़लों से चलता आ रहा, 2010 में शुरू हुआ था। और मज़े की बात आपको बताता हूँ, 2010 में भी इसकी प्राइस 2000 रुपया ही थी। और अगर आज भी सेपरेट सेशन परचेज करें सीए नोट्स का तो वो भी 2000 आज भी। तो सीए नोट्स ने हमेशा बच्चे को क्वालिटी को एंड तक सपोर्ट दिया, शायद एग्जाम के बाद भी चल रही होती है। बहुत सारे बच्चे पेपर करके आगे डिस्कस कर रहे होते हैं, चीजें देख रहे होते हैं, गलतियां पकड़ रहे होते हैं। तो वी एट सीए नोट्स बिलीव के बच्चा इज ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी और हमें बच्चे को मुकम्मल गाइड करना है। तो मसले तो दो भाइयों में भी हो जाते हैं और उसके अंदर भी एक बड़ा भाई आता है जो कि चीज़ों को संभाल रहा होता है, और मेरा रोल वही है कि आग और पानी को दूर रखा जाए। बात समझ आई? तो अब मैं ग्रुप वापस ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और अब आपका फोकस ग्रुप पे नहीं होना चाहिए बल्कि क्लास पे होना चाहिए। ठीक? ओके, चलो जी, शुरू करते हैं। चैप्टर 5, शेयर कैपिटल। मुझे बताएंगे चैप्टर 5 आपकी कौन सी ग्रेड में आता है? चैप्टर 5 किस ग्रेड में है? ग्रेड ए में, बी में, सी में, डी में या ई में? ग्रेड ए में। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इसके साथ चैप्टर 5, ये तीन चैप्टर्स ग्रेड ए में शामिल होते हैं। और जब ये फिफ्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा
तो हमारी दो ग्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगी, ग्रेड ए और ग्रेड डी, यानी कि 1 to 5 और 9-11। ठीक, अब बात करते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। आपको याद होगा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि कंपनी के हिस्से परचेज किए जाते हैं, याद है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, उन्होंने पैसे देके कंपनी के हिस्से परचेज किए थे। वो हिस्से क्या है? वो हिस्से हैं शेयर्स, वो हिस्से हैं शेयर्स। जब भी कोई चीज हम लोग परचेज करते हैं, जब भी कोई चीज हम लोग परचेज करते हैं, तो वो हमारी परचेजिंग एक फिजिकल एसेट की होती है। आप बाजार से कोई सामान लेने जाएं तो आप पैसे देंगे तो बंदा आपको सामान फिजिकली देगा। सेम रियली सॉरी, वो इंटरनेट बीच में एकदम से चला गया था। तो कुछ कुछ बातें समझ आई थी, या आई शुड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग? ओके डन। हम लोगों ने ये पढ़ा बिल्कुल स्टार्ट के अंदर कि जब भी एक कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हम लोग कंपनी को देते हैं पैसे। कंपनी हमें उसका बदले क्या देती है? कंपनी हमें देती है अपना हिस्सा। जब हम कंपनी में पैसे देते हैं तो कंपनी हमें कहती है कि इस पैसे के इव्स तुम मेरे इतने हिस्से के मालिक बन गए।
उसको हम कहते हैं शेयर्स, उसको हम कहते हैं शेयर्स। क्या शेयर्स हमें फिजिकली नजर आते हैं? नहीं, हमें मिलता है एक शेयर सर्टिफिकेट। हमें क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट। और उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम और साथ लिखा होता है कि इस बंदे को इतने नंबर ऑफ शेयर से लेके इतने नंबर ऑफ शेयर्स तक अलॉट कर दिए गए हैं। दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर्स हमें मिलते हैं जब हम लोग कंपनी के अंदर पैसा देते हैं, और शेयर सर्टिफिकेट इस चीज की रिसीट होती है, इस चीज का प्रूफ होता है, इस चीज का एविडेंस होता है कि हमने पैसा देके उस कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं और हम उस कंपनी में इतने हिस्से के मालिक हैं। यहां तक बात समझ आई? ठीक। ये जो शेयर और शेयर सर्टिफिकेट है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको समझते हैं। शेयर, हिस्सा, उस हिस्से के अंदर हमारा राइट होता है। अब हमारा ये राइट है कि हम उस हिस्से के बदौलत अपना प्रॉफिट, या जिसको मैं डिविडेंड कहता हूं, वो कंपनी से ले। जब हमने पैसा दे के कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उस शेयर्स पे हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। और उस डिविडेंड को रिसीव करना मेरा राइट है। फिर उस शेयर के ऊपर एक वोटिंग राइट भी होता है, यानी कि मैं जितने परसेंट शेयर्स का मालिक हूं, मेरे पास वोटिंग राइट है कि मैं कंपनी की मीटिंग में जाके वोट्स कर सकता हूं, वोट्स कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उस कंपनी में हिस्सेदार हूं। साथ ही साथ मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, मेरी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। मुझे हमेशा कंपनी के फेवर में सोचना है, मुझे हमेशा कंपनी की फेवर में सोचना है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि कंपनी की एजीएम अटेंड करूं, चाहे कैसे भी करूं, मगर करूं और कंपनी को एक अच्छी इनपुट दूं। तो शेयर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि राइट्स भी देती है और ऑब्लिगेशंस भी मेरे में डेवलप करती है। और क्या ये ट्रांसफरेबल है? जी बिल्कुल। हम शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, इसका मतलब है कि शेयर्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर भी किए जाते हैं। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। आपको याद होगा हम लोगों ने मेंबर्स का और शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि शेयर होल्डर वो शख्स जो कि शेयर को होल्ड करके बैठा है, अगर वो आगे ट्रांसफर कर दे शेयर किसी और बंदे को, तो वो बंदा शेयर होल्डर तो बन जाएगा, ये बंदा शेयर होल्डर तो बन जाएगा, मगर मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको वो शेयर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपनी के रिकॉर्ड्स में, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इन कंपनी रिकॉर्ड्स। तो इट मींस कि शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है और शेयर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। मैंने अगर एक शेयर्स परचेज किए हैं कंपनी में, मैंने लेट्स सपोज 1000 शेयर परचेज किए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अब 1000 शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे, नहीं। मुझे सिंगल सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सिंगल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा कि शेयर नंबर एक्स एक्स वाई वाई से लेके एक्स एक्स जेड जेड तक शेयर्स मेरे पास है। वो रेंज, वो सीक्वेंस, वो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या होगी? मेंशन होगी।
उस शेयर सर्टिफिकेट पे पूरी रेंज मेंशन होगी। कुछ सवाल आ रहे हैं मगर मैं पहले कॉन्सेप्ट पूरा करूंगा और फिर उनको आंसर करूंगा। जिस तरह शेयर्स के नंबर होते हैं उसी तरह शेयर सर्टिफिकेट के भी नंबर होते हैं, और हर शेयर को और हर शेयर सर्टिफिकेट को हम उसके डिस्टिंक्टिव नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जब भी आपने शेयर परचेज करना है तो आपने उस शेयर के अगेंस्ट फुल पेमेंट करनी है। उधार पे शेयर्स नहीं खरीदे जाते। उधार पे शेयर्स की परचेजिंग, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती। फुल पेमेंट करेंगे तभी आपको शेयर अलॉट किया जाएगा। फुल पेमेंट करेंगे तभी आपको शेयर अलॉट किया जाएगा। इट शुड बी पेड इन फुल, अदरवाइज वो आपके नाम पे नहीं होगा। बुक क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट याद है? जी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बुक क्लोजर। वो भूला तो नहीं कॉन्सेप्ट? या भूल गए? अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जुल्म करेंगे। जी, आवाज क्लियर है? ठीक है। डिस्टॉर्शन आज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आहिस्ता खुद भी बोलूं ताकि बात आप तक प्रॉपरली पहुंच जाए। तो अगर मिस्टर ए अपने सारे शेयर्स मिस्टर बी को दे देता है तो मिस्टर बी क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। मिस्टर बी क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। और बुक लॉयर से पहले मिस्टर बी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपना नाम कंपनी के, वो ए को ना जाए, वो किसको जाए? बी को जाए। तो अगर एक बंदा सारे शेयर्स दे दे किसी दूसरे बंदे को, तो दूसरे बंदे की ये फौरन से जिम्मेदारी है कि शेयर्स परचेज करते साथ ही वो इसको अपने नाम पे रजिस्टर भी करवा ले कंपनी के रिकॉर्ड्स में। ये उसकी प्राइम जिम्मेदारी। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है तो फिर वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार है। अब अगर डिविडेंड मिस्टर ए को जाएगा तो मिस्टर ए का कसूर नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? एक सवाल आया था बीच में। शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। याद रखिएगा, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। फिजिकल मतलब आप गए, आपने शेयर्स परचेज किए, आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको एक कागज दे दिया, दैट इज फिजिकल। दैट इज फिजिकल। और उस कागज के ऊपर क्या हुआ? ऑथराइज्ड ऑफिसर के साइन कर दिए, जिसके ऊपर सिग्नेचर है किसके? ऑथराइज्ड ऑफिसर के। ये है फिजिकल वाला शेयर्स। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू किए जाते हैं। आपको पता है आजकल जो माहौल चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि पेपर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कागज ना हो, जिसमें दरख्त कम से कम कटे। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या बुक एंट्री फॉर्म में। बुक एंट्री फॉर्म में। तो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फॉर्म्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट होता है।
या तो आप इसको फिजिकल फॉर्म में इशू करवाते हैं या बुक एंट्री फॉर्म में इशू करवाते हैं, और ये मेन एविडेंस होता है कि शेयर्स आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं। जिस बंदे का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ये वही बंदा होगा जिसके रिकॉर्ड में, और ये वही बंदा होगा जो कंपनी के रिकॉर्ड में आ रहा होगा जिसको डिविडेंड मिल रहा है। ये शेयर सर्टिफिकेट इशू कैसे किया जाएगा, इसमें क्या क्या बातें होंगी, ये में भी स्पेसिफाइड है, उन्होंने इसकी डिटेल आप पे की डाली। देन टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, हमें पता है दो तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, एक ऑथराइज्ड और एक इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल। ये बातें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। इंजीनियर हूं लेट्स सपोज, और मैं चाहता हूं कि मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कंपनी का नाम है बोल्ट लिमिटेड। मैं चाहता हूं कि मैं बोल्ट लिमिटेड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करूं। मैं इंजीनियर हूं, मुझे चीजें होती है, मैं पैसे लेके जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि कंपनी के दरवाजे पे लिखा है कि हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 2 करोड़ का। तो मैं क्या समझूंगा, मैं समझूंगा कि भाई कंपनी 2 करोड़ रुपए तक लाइबिलिटी रखती है। मैं ये सोचूंगा कि मेरा पैसा जो मैं कंपनी में लगाने लगा हूँ ये जाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है, 2 करोड़। बट द क्वेश्चन इज क्या कंपनी वाकई 2 करोड़ से ऑपरेट कर रही है? द आंसर इज नो। ये 2 करोड़ क्या है, ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी ले सकती है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, हमने स्पेसिफाई की थी। मगर इस 2 करोड़ के बदले अभी तक कंपनी ने क्या ले लिया है शेयर होल्डर से, दैट इज इशूड पेड अप शेयर कैपिटल। ये हमेशा लेस होंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम और ये अप टू आवाज क्लियर है? ये वाला नेट का बहुत इशू आ रहा है। आवाज क्लियर है? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जब हम शेयर्स को देखते हैं तो हर शेयर की अपनी एक फेस वैल्यू होती है। वो फेस वैल्यू क्या है, जैसे अगर आपने नोट देखा हो 100 रुपए का, तो उस पे जो 100 रुपया होता है वो उस 100 रुपया क्या है, वो उसकी फेस वैल्यू है। ये 100 रुपया क्या है, उसकी फेस वैल्यू। बट अगर आप मार्केट में जाएं और आप कहें कि मुझे 100 रुपए का नया चमकता हुआ नोट चाहिए, जिसको हम कहते हैं करारा नोट चाहिए, जिसमें से आवाज आए बकायदा, तो वो आपको मार्केट में महंगा मिलता है। वो आपको मिलेगा 110 रुपए का, 120 रुपए का। वो 110 रुपए 120 रुपए क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू। उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो कि उसके ऊपर लिखी हुई है, दर्ज है। जैसे 10 रुपए का एक शेयर होता है नॉर्मली, मगर किस वैल्यू पे वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, दैट इज मार्केट वैल्यू। किस वैल्यू पे वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, दैट इज मार्केट वैल्यू। वही नॉर्मली ज्यादा होती है नॉमिनल वैल्यू से।
और ये जो डिफरेंस होता है, मुझे बताइए डिफरेंस कहाँ पे जाता है? अगर मैं 100 रुपए वाला शेयर 120 रुपए में परचेज करता हूं, तो ये 20 रुपए क्या है? कंपनी के लिए क्या बनेगा? मेरे लिए तो एक्सपेंस है, मगर कंपनी के लिए क्या है? प्रीमियम। कंपनी के लिए क्या क्या ये बन जाएगा? प्रीमियम। आज से पुराने जमाने में ये अलाउ होता था कि आप उधार पे शेयर्स परचेज कर सकते हैं, मगर अब ये बात खत्म हो गई है। अब आप पूरे पैसे देंगे तो शेयर्स आपको मिलेंगे। इन्हें हम कहते हैं फुली पेड अप शेयर्स। अब पूरे पैसे देने पे ही शेयर्स आपके नाम होते हैं, अदरवाइज वो आपको नहीं दिए जाते। दीज आर कॉल्ड फुली पेड अप शेयर्स। पहले कभी हुआ करता था कि आप उधार पे शेयर्स परचेज कर लेते थे, मगर अब ये खत्म हो चुका है। अगर एक कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन कर रही है, तो चूंकि ऑथराइज्ड कैपिटल चूंकि ऑथराइज्ड कैपिटल लिखने से शायद शेयर होल्डर्स बहकावे में आ जाए, कंपनी क्या करती है उसके साथ कंपनी क्या करती है उसके साथ पेड अप कैपिटल भी लिख देती है। अगर एक कंपनी ऑथराइज कैपिटल, याद रखिएगा, मेंशन कर रही है किसी भी जगह पे, किसी भी नोटिस में, किसी भी स्टेटमेंट में, तो उसको उसके साथ पेड अप कैपिटल भी उसी तरह लिखना है जैसे उसने ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा है। उसी फॉन्ट साइज में, उसी फॉन्ट स्टाइल में, उतनी ही इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में। और अगर कोई कंपनी इसमें डिफॉल्ट कर रही है तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी पड़ जाएगी। हमने ये पूरा पेज देखा। इस पूरे पेज को एक दफा स्कैन कर ले और मुझे बताइए कोई सवाल अगर आपके माइंड में आता है तो। सवाल है कि सर क्या इशू और ऑथराइज्ड इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल। ज्यादा नहीं हो सकते। जब ये इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि कंपनी मजीद जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती, अनलेस के वो अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ा ना ले। गुड क्वेश्चन बाय द वे।
जी कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया? जी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, आपको याद होगा मेमोरेंडम क्लॉज हम लोगों ने पढ़ी थी। उस मेमोरेंडम क्लॉज में एक क्लॉज थी शेयर कैपिटल की क्लॉज, और हमने वहां पे कहा था कि इसकी ऑल्टरेशन हम लोग शेयर कैपिटल के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो अब हम उसी चैप्टर के अंदर खड़े हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन गाइस? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले? नहीं, मेमोरेंडम के ऊपर इशूड मेंशन नहीं होता, अदरवाइज तो फिर उसको मेमोरेंडम हर दफा चेंज करना पड़ेगा। मेमोरेंडम पे सिर्फ ऑथराइज्ड होता है, इशूड उसने कंपनी के हर दफ्तर के बाहर लगाना है, हर नोटिस पे डालना है। जहां जहां पे ऑथराइज्ड आ रहा है वहां वहां पे इशूड भी साथ आएगा। मेमोरेंडम पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये वेरिएबल होता है, हमेशा पर उसको मेमोरेंडम इसी बेस पे अपडेट करना पड़ेगा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलूं? पक्की बात? चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। हम चेंज पढ़ते हैं। चेंज, शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज की जा सकती है? शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज की जा सकती है? ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज आखिरी पेज पे लिखा हुआ है। चार अदर तरीके होते हैं उसको चेंज करने के। नॉर्मली कैसे होता है? ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, ऐसा ही है। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं कि 100 शेयर्स है, 10 रुपए की वैल्यू है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1,000 रुपए का। ठीक है, ये मिसाल के लिए बता रहा हूँ। अगर हमने कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना है तो कौन सी कंपनी सिर्फ कर सकती है? जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है। ओनली लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी ये कर सकती है। ठीक है, कब कर सकती है? जब इसको ऑथराइज्ड किया हो किसने? आर्टिकल्स ने। तो पहली बात, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी करेगी। दूसरी बात, कब कर सकती है? जब आर्टिकल्स ने अलाउ किया हो, आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया हो। हम बात कर रहे हैं कैपिटल क्लॉज को चेंज करने की, और कैपिटल क्लॉज में क्या आता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ले जी, चेंज करने का तरीका, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है सबसे पहले। इस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आप चार में से कोई एक तरीका बताएंगे कैपिटल क्लॉज को चेंज करने का। चार तरीके होते हैं चेंज करने के, आइए देखते हैं तरीके कौन कौन से हैं। तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक, आप कह दें कि मैं शेयर कैपिटल क्लॉज को बढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं टोटल शेयर कैपिटल बढ़ा रहा हूं।
इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट जो कि आपको सूटेबल लग रही है। आप कहेंगे आज से मेरा कैपिटल 1000 नहीं है, मेरा कैपिटल है 1500। मेरा मेरा कैपिटल क्या है? 1500। तो जब आपने ये कह दिया, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वैल्यू तो शेयर्स की वही रही, नंबर ऑफ शेयर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो 100 से आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप कर लेंगे कंपनी के? ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे जब आपने कैपिटल क्लॉज 1000 से 1500 कर दी? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 100 से 150। तो तरीका नंबर एक, जब आपने शेयर कैपिटल बढ़ा दिया तब आपको इक्वेशन भी साथ टैली करनी है। फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम, वो 10 रुपया ही है, वो 10 रुपया ही है। तरीका नंबर दो, याद रखिएगा ऑल्ट्रेशन का मतलब सिर्फ बढ़ाना नहीं होता, कम करना भी होता है। तरीका नंबर दो में ये है कि आपके फर्ज करें आपने कहा था कि जो आप ऑथराइज्ड है 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 1000, मगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आप कहते हैं कि यार मुझे ये 1000 शेयर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और अभी तक कंपनी के 1000 में से 600 तक का शेयर कैपिटल पेड अप चल रहा है। तो मुझे बताइए कितना पेड अप नहीं है, कितना फ्री बचा हुआ है? 400। 400 फ्री बचा हुआ है। तो आप ये 400 तक अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं। आप कह दें कि जनाब अब शेयर कैपिटल मेरा 1000 नहीं है, मेरा शेयर कैपिटल है 700। आपने 300 रिड्यूस कर दिया, किस में से किया? इस 400 में से किया जो कि नॉट पेड अप है, यानी कि ये फ्री पड़ा हुआ है कंपनी के पास, किसी का इस पे हक नहीं है। ये वो है जो बिका ही नहीं, जो मार्केट में सेल ही नहीं हुआ। तो कंपनी कैंसिल कर सकती है वो कैपिटल जो कि अभी तक पेड अप नहीं है, मगर इस कैंसिलेशन से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कोई राइट इफेक्ट नहीं होगा। तो अब मुझे बताइए 150 से कम होके वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, और 100 से कम होके वो कितने हो जाएंगे? 70। 100 से कम होके वो हो गए 70। तो तरीका नंबर एक, आप बढ़ा सकते हैं शेयर कैपिटल। तरीका नंबर दो, आप शेयर कैपिटल कम कर सकते हैं। तरीका नंबर तीन, तरीका नंबर तीन को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। आपके पास 100 शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, शेयर कैपिटल है आपका 1000। ठीक है, आप कहते हैं कि यार 100 शेयर्स तो है, मगर मेरे पास जो मेंबर्स हैं वो तो गिने चुने ही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन शेयर्स को कंसोलिडेट कर लेता हूँ। ये बिखरे में है, इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। मैंने किया कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट करने से क्या हुआ, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखिएगा कैसे बढ़ती है। 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से भी 1000 है, 50 शेयर 20 रुपए के हिसाब से भी 1000 है। तो कंसोलिडेशन में क्या है, मैंने शेयर्स को लार्जर अमाउंट में कर दिया, मगर याद रखिएगा इससे भी मेरा कोई राइट इफेक्ट नहीं होगा। मैंने 10-10 के 2 शेयर पकड़े,
और मिला के एक शेयर 20 रुपए का कर दिया। अब जब शेयर मार्केट में 10 से 20 का हो गया, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई, फेस वैल्यू बढ़ गई, तो क्या मेरे नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कम करने पड़ेंगे? बिल्कुल कम करने पड़ेंगे। अब वो 100 से कम होके 50 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ये वाली इक्वेशन टैली करनी है। ये मेरा 1000 ही है, ये 1000 से बड़ा नहीं है। मैंने इसको छेड़ा तो ये ऑटोमेटिकली छिड़ गया। इसी का छोटा भाई, इसको हम कहते हैं सब डिवाइड। सब डिवाइड यानी कि मैं 10 रुपए की वैल्यू कम करके 5 रुपए कर दूं। 100 × 10 1000, या 5 रुपए का अगर मैं एक शेयर कर दूं तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे। इट इज सब डिवीजन। ये चारों बातें समझ आई? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इन 4 मेथड्स में से कोई एक मेथड में लगा के अपनी कैपिटल क्लॉज बदल सकता हूं। और जब मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इनमें से कोई एक काम कर दिया, तो अब मुझे वो रेजोल्यूशन क्या करनी है? वो रेजोल्यूशन प्लस मेमोरेंडम की जो ऑल्टर्ड कॉपी होगी, वो मुझे जमा करवानी है रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर ये चेंज नहीं माना जाएगा, ये रेजोल्यूशन इफेक्टिव नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी। अगर कोई शेयर्स कम हो रहे हैं या नए शेयर्स आ रहे हैं तो उससे पिछले शेयर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इफेक्ट नहीं होंगे, और नए इशू होने वाले शेयर्स भी वही रैंक, वही राइट रखते होंगे जो कि पहले थे। जैसे ये नंबर ऑफ शेयर 100 से 150 पे चले गए, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 शेयर्स मैं लेकर आया हूँ कंपनी में, इनका भी वही हक है जो कि इन 100 शेयर्स का था। सेम इज द केस विद हेयर। अब ये जब 100 से 200 हो गए, ये जो एक्स्ट्रा 100 हुआ है, इसका भी वही राइट है जो कि पुराने शेयर्स का था। हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं, जो कि नेट के इश्यूज है, अदरवाइज ये चैप्टर आज पूरा हो जाना था, बट इतना बहुत है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द टाइम। तो कल इसको एंड करेंगे और इसके साथ एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे विद अ बेटर इंटरनेट। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। जी, कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जो मर्जी पैसा लेके चला जाए वो शेयर्स को परचेज कर सकता है। इसके ऊपर एक और कानून है, उसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन। यानी कि अगर एक कंपनी के शेयर्स एक ही बंदा मैक्सिमम खरीद ले, 30% शेयर्स खरीद ले, 30 से 50 के बीच में खरीद रहा हो, तो फिर वो कंपनी को बकायदा नोटिस देता है, क्योंकि वो बहुत करीब हो जाता है कंपनी एक्वायर करने में। तो वहां पे एक कानून आता है सब्सटेंशियल एक्विजिशन का, वो आप पढ़ेंगे सीफैब लेवल पे जाके। अभी वो आपके लिए वैलिड नहीं है। अभी आपके लिए बेसिक चीज यही है कि कोई भी शख्स शेयर्स परचेज कर सकता है जितने मर्जी वो लेना चाहे। कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, और आपने उसी पे स्टिक करना है, वरना इसके अंदर मजीद बहुत गहराई है। इशूड शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता कंसोलिडेटेड या सब डिवीजन पे।
उनका वही राइट रहता है जो कि पहले था। और जब मैंने सब सब डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए हैं, तो उससे क्या होता है, जो नए शेयर्स मार्केट में आएंगे उनका भी वही राइट रहेगा, बस वैल्यू 10 से 5 पे आ गई है। ठीक है, डन। डन। कल मिलते हैं एक अच्छे नेट के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।